खुशखबरी देता हूं और हम सब के लिए खुशखबरी का एक बहुत ही बेहतरीन समय है क्योंकि कल हमारे महबूब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 9 भारत चैनल पे उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका पटाक्षेप भी आज हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई जनाब शौकत अली साहब ने कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि याचना नहीं अब रण होगा, 2024 का चुनाव जंग होगा। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवानों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। आपका अपना चुनाव चिन्ह पतंग 2024 में आपके सामने होगा। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का, जिन्होंने ये निर्णय सुनाया है सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी साथी इस खबर से अवगत हैं और चाहूं और खुशहाली का माहौल है। जो कार्यकर्ता अब तक फोन करके पूछ रहे थे कि क्या हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे 2024 लोकसभा का चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ लड़ेगा। अब आगे निर्णय फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है और प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों में है कि कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ते हैं। जबकि मैं समझता हूं, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, जिससे हमारा वोट परसेंटेज बढ़े और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ पतंग चुनाव चिन्ह को अपने हाथों में लेकर कहें कि आ गए मेरे ओवैसी साहब, आ गया मेरा पतंग, आ गया मेरी पार्टी, आ गया मेरा झंडा, आ गया मेरा चुनाव चिन्ह, ये उल्लास हो। बाकी आप वरिष्ठों के निर्णय का हम कार्यकर्ता सम्मान करेंगे। 10 सीटों पे आप लड़े, 20 पे लड़े, 50 पे लड़े, 80 पे लड़े, जहां भी आप लड़ेंगे, जिस तरीके से हम कार्यकर्ताओं से काम लेना चाहेंगे, हम कार्यकर्ता काम करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी खुशी है और इस खुशी के लिए मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी ऑनलाइन हैं हमारे साथ, वो सब के सब 2 लाइन जरूर लिखें। लाइन होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप तमाम साथियों से कि आज जो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है, इसका आभार व्यक्त करना है और एक उमंग और उत्साह नजर आनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। विरोधियों के पांव हिल जाने चाहिए, विरोधी के खेमे में खलबली मच जानी चाहिए। इतना आप सोशल मीडिया पे लिखें, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद। विरोधी घबरा जाएगा आपसे और आधा चुनाव आप यहीं जीतने का काम करेंगे। तो क्या मेरे साथी लोग लिख रहे हैं? अभी तक तो नजर नहीं आया किसी साथी ने लिखा हो कि शौकत साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद। अभी तक किसी साथी ने नहीं लिखा है। तो मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले आप ये कमेंट करें कि चुनाव लड़ने की घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये जग जाहिर होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब को भी लगेगा कि हमारे फैसले का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता बेतरतीबी से इंतजार कर रहा था।
प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब को लगेगा कि जो निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मिलकर लिया है उसका स्वागत उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता करने को तैयार बैठा है, तो मैं फिर एक बार अपील करता हूं आपसे साथियों कि लिखें, आप लिखें, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, लिखना शुरू तो कर दिया है आप लोगों ने। यह हुई ना बात। सलमान खान साहब नमस्कार। और अब बात करते हैं जमाली साहब उर्फ गुड्डू जमाली साहब के बारे में। दुख भी है क्योंकि गुड्डू जमाली साहब को जब बसपा ने ठुकराया उस वक्त में हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने गले से लगाया और आजमगढ़ की जनता ने उनके विधानसभा में बैरिस्टर साहब के दीवानों ने जितनी उनकी ताकत थी उस ताकत से उनको चुनाव भी लड़ाने का काम किया और इतिहास भी बना कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई प्रत्याशी रहा तो वो गुड्डू जमाली साहब रहे। होगी कोई उनकी बाध्यता, ये सोच हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता चुनाव बाद ही वो जब पुनः बहन जी का दामन थामा तब भी हम कार्यकर्ता उनका सम्मान करते रहे। उपचुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, यह एक सम्मान था गुड्डू जमाली साहब के लिए। लेकिन कहते न स्वार्थ लागहि करहि प्रीति, तो जिसके अंदर स्वार्थ की भावना आ जाए, जो व्यक्ति ये सोचने लगे कि जो कुछ भी है सब मेरा हो और जिसे कुछ चाहिए तो वो हमसे ही मांगे, तो ऐसे सोच के व्यक्ति के लिए हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आज गुड्डू जमाली साहब उस पार्टी में चले गए हैं जिस पार्टी को उस वक्त 2022 के चुनाव में उन्हीं के समाज के लोगों ने 99% वोट देने का काम किया। उस समाजवादी पार्टी को 50 से 110 तक पहुंचाने का काम किया। एक तरफा मतदान है। आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में किसी समाज का एक तरफा अगर किसी को वोट मिला तो वो अल्पसंख्यक समाज हमारे मुस्लिम समाज का मतदाता थे जिन्होंने एक तरफा वोट देने का काम किया। वो जिस समाज की प्रतिनिधित्व करते हैं, यादव की बात करते हैं, लेकिन यादव ने भी उनको 50% वोट देने का काम किया और 50% भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गया। लेकिन जब आज गुड्डू जमाली साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, शामिल होने के बाद जो उनका स्पीच था, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष उन्होंने बयान किया, उस बयान को सुन के चाटुकारिता की बू सी आई। आप हमें देखो, उन्होंने जो बयान दिया मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा
कि मेरी जिंदगी पे एहसान है हिंदू भाइयों का। मैं तो ये नहीं कह सकता। मेरी जिंदगी पे अगर एहसान है तो मेरे भगवान का, मेरे उस खुदा का, मेरे उस मालिक का जिसने इस पूरी दुनिया को संभाल रखा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी पे एहसान बैरिस्टर साहब का है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी पे एहसान किसी और का है। एहसान अगर है मेरी जिंदगी पे तो वो जिंदगी पे एहसान है तो ऊपर वाले का एहसान है। लेकिन ये चाटुकारिता की प्रकाष्ठा को पार कर दिया गुड्डू जमाली साहब आपने, जब आपने ये कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, आपने धत्ता बता दिया उन मतदाताओं को, उन वोटरों को, जिन वोटरों ने दिन और रात एक करके आपको वोट देने का काम किया। चाहे वो बसपा से जब आप उपचुनाव लड़ रहे थे या जिस समय आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको आपने अपमानित करने का काम किया है, उनके दिल पे ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसका कि मैं नैतिकता के आधार पे विरोध करता हूं। मैं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में हूं। मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब शौकत अली साहब हैं। समाजवादी पार्टी में मैं भी था। समाजवादी पार्टी ने हमें क्या दिया वो जग जानती है, मैं जानता हूं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने कुछ नहीं दिया अब तक, लेकिन उन्होंने हमें गुल से गुलफाम बना दिया। बैरिस्टर साहब के करीब आने से मैं गुल से गुलफाम हो गया। जैसे पारस पत्थर के पास आकर किस लोहा भी सोना बन जाता है, उस स्थिति में लाके खड़ा हमें हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। बैरिस्टर साहब ने कभी हमसे यह नहीं कहा कि बैरिस्टर कि पंडित जी आप हिंदू की बात नहीं करोगे। बैरिस्टर साहब ने हमसे कभी नहीं कहा कि आप मंदिर नहीं जाओगे। हां, बैरिस्टर साहब ने हमसे कहा कि आप पंडित जी मंदिर जरूर जाएंगे। बैरिस्टर साहब ने हमसे कहा कि पंडित जी चाहे जुल्म हिंदू पे हो रहा हो, जुल्म मुसलमान पे हो रहा हो, सिख पे हो रहा हो, ईसाई पे हो रहा हो, जहां भी आपकी नजरों के सामने जुल्म होता हो और आप वहां मौजूद हैं या आपके कानों में यह आवाज आ चुकी है, तो आपको मर्दे मुजाहिद की तरह, एक बलिदानी बेटा की तरह, एक चंद्रशेखर आजाद की तरह आपको उसके लिए आवाज उठाना होगा, आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा। अगर उस कमजोरों की मदद करते हुए अगर आप शहीद भी हो जाते हो तो आपको पीछे नहीं हटना होगा। मैंने उनसे कहा कि जी जनाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा इन सारी बातों पे मैं खड़ा उतरूंगा और ताउम्र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खिदमत करता रहूंगा, कमजोरों की आवाज बनता रहूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जिस किसी को भी सताया जाएगा उसके समर्थन में खड़ा होने का काम ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही करने का काम करेगा। और तमन्ना एक ही है अब, क्योंकि मौत तो आनी है। मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। मौत तो आनी है। मौत किसी का सगा नहीं है, वो जरूर बुलाएगा, वो लेके जाएगा, लेकिन उस मौत की आगोश में आने से पहले अपने देश के कमजोर लोगों की आवाज इतनी प्रमुखता से उठा देना है कि मरने के बाद भी मैं तो मर जाऊं, मेरा विचार ना मरे। और साथियों, जब मेरी मौत हो, जब मैं मौत की आगोश में हूं, तो कफन में पतंग जरूर लगा देना। और बैरिस्टर साहब से भी हमने कहा था कि अब तो साहब
अगर हमें सत्ता की लालच होती तो समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता। सत्ता की लालच होती तो चुनाव हम हार चुके थे। उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे मुसलमान भाई नहीं समझ पाए हमारी बातों को, बैरिस्टर साहब की बातों को। मुसलमान भाई को हम समझाने में नाकामयाब रहे और समाजवादी पार्टी के जो दलाल तबके के लोग हैं वो लोगों को डराने में कामयाब रहे कि भाजपा आ जाएगा तो खा जाएगा। इसलिए वोटें कम मिली। तो वोटें कम मिली, मैं चुनाव हार गया, तो क्या मैं इस पार्टी को छोड़ देता? अगर मैं पार्टी छोड़ देता तो कहां का रहता मैं? या तो सत्ता में जाकर दलाली करने का काम करता, या ठगबंधन गठबंधन के दायरे में चक्की में दो पाटन के बीच में पिसते रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारा विजन, जो विचारधारा है हमारी पार्टी का, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। तो मैंने निर्णय लिया कि जैसा मुझे नेतृत्व चाहिए था, जैसा नेता मुझे चाहिए था, वो नेता ऊपर वालों ने मुझे दे दिया है। और अब तो तेरे संग जीना है, तेरे संग मरना है। बस दुआओं में रखें आप लोग। बैरिस्टर साहब जिंदाबाद लिखते रहें आप लोग। शौकत साहब जिंदाबाद लिखें, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद लिखें। और बिहार भी इस बार प्रचंड प्रहार करने जा रहा है उन फिरका ताकतों पे जो वोट तो लेते हैं, सेवैया खाने आते हैं और खजूर खा करके हमें अपना बताने का प्रयास करते हैं, दर्शाने का प्रयास करते हैं कि मैं आपके साथ खजूर खाया हूं, इसलिए आप मुझे वोट दें। लेकिन नहीं, अब इन झांसा में कोई आने वाला न भैया। अब बिहार में अधिकार लेकर रहेंगे, कमजोरों को ताकत देकर रहेंगे। हमरा तो पूरे विश्वास छ किशनगंज वाला कि तू सब छ ना एक एक वोट भोरे उठबहो आ जाके एक एक वोट जो छे तू सब पतंगे पर डालबो। हमरा पूरा पता छे। अख्तरुल इमाम साहब के तो हम पहले ही से बधाई दै छिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी अभी से आप जो है हमारे सांसद बन गए हैं और अग्रिम बधाई भी देते